प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में ग्रामर का जो 3rd चैप्टर जिसका नाम है अलंकार, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समास और अलंकार से जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अलंकार के भेद यानी शब्द, अर्थ और उभय अलंकार, उनकी परिभाषा और उनके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं उनके सिर्फ नाम राइट करने हैं। जैसे शब्द अलंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और उभय में पुनरुक्ति प्रकार। सिर्फ नाम राइट करने हैं। जब हम इनको डिफाइन करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में अनुप्रास, यमक, श्लेष तीनों अलंकार किए थे, तो तीनों की परिभाषा और इनके एग्जाम्पल हमें साथ ही साथ राइट कर देने हैं। आज हम शुरू करेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, यानी जहां अर्थ विशेष के कारण कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। और इसके हमने 5 भेद अभी जो हमने बताए वह इसके मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। तो आज हम इसके मुख्य रूप से जो स्टार्टिंग में 2 भेद दिए हुए हैं, उपमा और रूपक, इन अलंकारों को करेंगे। उपमा अलंकार में 2 वस्तुओं के बीच में तुलना दे रखी होती है और इसमें मुख्य पहचान होती है सा, से, सी, सम, सरिस, सदृश और जैसे। ये मुख्य चिन्ह जो हमें काव्य पंक्तियां मिलेंगी, जो एग्जाम्पल हमें मिलेंगे, ये चिन्ह उन एग्जाम्पल्स में हमें जरूर मिलेंगे। इससे अलग इसकी कोई भी पहचान हम अगर सोचना चाहे हिंदी बनाकर, इसे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चिन्ह हमें लर्न करने पड़ेंगे। सा, से, सी, सम, सदृश, सरिस और जैसे। नेक्स्ट हमारा अलंकार है रूपक अलंकार। जैसे कि इसका नाम ही रूपक, रूपक यानी रूपी, यानी इसमें तुलना करने के बजाय क्या होता है, सीधा आरोपण कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सीरियल देखते हैं, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई सीता बनती है। रियल कैरेक्टर थोड़े ना है वो क्या कर रहे हैं, वो उनके जैसे अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो उनके समान नहीं, बल्कि क्या करे, वो तो सीधा ही राम बनकर आ रहे हैं हमारे सामने। तो इस क्या है, सीधा आरोपण हमारे सामने जो दिखाया गया है क्या होता है हमारा, वह होता है रूपक अलंकार। इसमें मुख्य पहचान क्या होती है, इसमें हमें एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो काव्य पंक्ति हमें मिली है, उस काव्य पंक्ति की जब हम हिंदी व्याख्या करेंगे तो 2 मुख्य जो शब्द होंगे उनके बीच में रूपी, और जब रूपी होता है तो दोनों शब्दों के बीच में डैश भी हमें जरूर मिलती है। वहां हमारा कौन सा अलंकार रहेगा, रूपक अलंकार। तो प्यारे बच्चों, बड़े ही ध्यान से हमें इन दोनों अलंकारों को पढ़ना है, समझना है, याद करना है और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी इसको राइट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में ग्रामर में हमारा जो अलंकार का चैप्टर चला हुआ है, इसमें आज हम अर्थ अलंकार इसको करेंगे। जैसे कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही अर्थ अलंकार की परिभाषा और इसके भेद हम वहां राइट कर चुके हैं। तो यहाँ हमें इसके ये भेद और इसकी परिभाषा जो यहाँ दे रखी है ना, वो राइट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने इसमें अलंकार लिखे ना, अनुप्रास, यमक और श्लेष, यहाँ तक हम लिख चुके हैं ना। उसके बाद हम हेडिंग बना लेंगे अर्थ अलंकार और उसमें हम फर्स्ट राइट करेंगे उपमा अलंकार। यदि आपने परिभाषा वहां राइट नहीं कर रखी है, फिर आप ये परिभाषा राइट करोगे। जैसे अर्थ अलंकार का संबंध भावों की सुंदरता से है। इसके द्वारा भावों की अनुभूति चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यक्त होती है। अर्थात जहाँ काव्य में अर्थ के कारण आकर्षण उत्पन्न होता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण इसके विभिन्न प्रकार हैं। अगर आपने पहले परिभाषा राइट कर रखे, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका जो उपमा अलंकार। परिभाषा यहाँ फिर आपने जिससे बीच में हेडिंग बनाया इसको उपमा अलंकार, नीचे आप मेन हेडिंग बनाओगे परिभाषा। जिस काव्य पंक्ति में किसी जग प्रसिद्ध वस्तु व्यक्ति की तुलना सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु से की जाती है, वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। परिभाषा से पहले ये इसका सामान्य लक्षण रहेगा कि ये उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ बताए गए हैं उपमा अलंकार के अंग। तो इसको ना आप सामान्य मतलब परिभाषा
कीजिएगा ना, इसको एक पंक्ति बनाकर राइट करना, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डीपली दे रखी है, हम इसको थोड़ा ना इजी बनाकर लिखेंगे। देखो इसमें पहले बताया गया है कि अंग, यानी ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो कितने होते हैं? 4। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये मुख्यतः किसके भेद होते हैं? उपमा अलंकार के। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब इनकी परिभाषा देखो आपको कैसे राइट करना है। ये उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं परिभाषित कीजिए। तो आप आंसर में कंप्लीट राइट कर लोगे, क्योंकि इसकी परिभाषा हो गई। या आपने ऊपर बता दिया कि उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। फर्स्ट, उपमेय, जिसकी समता की जाती है, यानी जिसकी तुलना की जाती है। अभी हमने पढ़ा अभी ऊपर कि प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना ना सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु के साथ की जाती है। तो मुख्य बात क्या है? इसमें तुलना होती है। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उपमान कहते हैं। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान जिससे तुलना की जाती है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। यानी अभी हमने जो उपमेय और उपमान पढ़े, परिभाषा याद की इनकी, तो इनको प्रकट करने वाले कुछ शब्द होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वाचक शब्द कहा जाता है। फोर्थ पार्ट इसका साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में गुण की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। यानी उपमेय और उपमान में जो गुण है ना, उसकी समानता को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है वह क्या कहलाता है? वह साधारण धर्म कहलाता है। अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल से हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द और फिर साधारण धर्म क्या होता है। यहाँ इन्होंने दिया उपमा अलंकार का लक्षण, यानी कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ रंग, रूप या गुण के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। ये हम परिभाषा राइट करेंगे। जहाँ रंग, रूप या रूप, रंग या गुण के कारण उपमेय की, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती, जिसकी समता की जाती है। उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ देखो, जब आप उपमा अलंकार की परिभाषा राइट करोगे तो आप नीचे कुछ शब्द राइट करना। फॉर एग्जाम्पल, सा, से, सी, सम, सरिस और सदृश। ये राइट करना आप। ये क्यों राइट करेंगे हम? क्योंकि हमारा जो उपमा अलंकार होता है उसके एग्जाम्पल में इनमें से हमें कोई एक अवश्य मिलेगा। अगर हम इसको लर्न कर लेंगे, ये जो हमारे 6 यहाँ संकेत दिखाए गए, हमें योजक शब्द दिखाए गए हैं जो उपमा अलंकार में आते हैं हमेशा, तो हम बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे कि उपमा अलंकार हमारा कहाँ होता है। देखो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। अभी मैंने आपको बताया यहाँ इसमें चिन्ह दे रखा है। तो देखो अब हमने जो उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म पढ़े हैं, वैसे पूछे नहीं जाते कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें बताओ साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या, पूछे नहीं जाते। लेकिन जब हमने परिभाषा राइट की है तो आप इसके नीचे एग्जाम्पल जो लिखोगे उसके साथ आपको ये भी राइट करना है। उपमेय क्या है? इसमें देखो जिसकी तुलना की जाती है। पीपल के पत्ते के समान मन डोल उठा, तो तुलना किसकी की गई? मन की। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। पीपल के पत्ते के समान, तो मन की तुलना किसके साथ की गई? पीपल के पत्ते के साथ। वाचक शब्द, उपमेय उपमान की समानता प्रकट करने वाले शब्द को वाचक शब्द क्या होते हैं? ये जो मैंने अभी आपको 6 शब्द लिखकर दिखाए हैं, ये होते हैं हमारे वाचक शब्द। और साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय उपमान में गुण की समानता को साधारण धर्म, तो इनकी समानता किसके साथ की गई? डोलने के साथ। कि पीपल के पत्ते के समान ना मन ना डोल उठा, तो ये डोलना क्या है? ये है इसमें साधारण धर्म। तो इसमें हमारे उपमा अलंकार में मुख्य बातें ये याद रखने की है कि इसकी परिभाषा क्या है और इसके ये योजक शब्द क्या दे रखे हैं। नेक्स्ट पेज पर इन्होंने दिया,
जिस उपमा में चारों अंग होते हैं, कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण उपमा। मान लो आपसे कभी पूछा जाए कि पूर्ण उपमा किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि जिस उपमा में चारों अंग सम्मिलित होते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा अभी भी, पीपर पात सरिसमन डोला, उसमें चारों अंग है, तो वह क्या है? पूर्ण उपमा। इनमें से किसी एक या अधिक के लुप्त होने से लुप्त उपमा अलंकार होता है। अतः उपमा दो प्रकार की होती है। इसलिए अब आगे क्या बताया, देखो कि जिसमें चारों अंग होते हैं उसे तो पूर्ण उपमा कहते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि किसी में दो, किसी में एक अंग लुप्त हो, तो वहां उसे लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से उपमा अलंकार के कितने भेद हो गए? दो। फर्स्ट पूर्ण उपमा, दूसरा लुप्त उपमा। तो इस तरह से हमें ये परिभाषाएं भी याद करनी है। अब देखो, मैं आपको सभी एग्जाम्पल समझा रही हूं, एक बार आपको पता लग जाएगा कि इसकी मुख्य पहचान क्या है। हो क्रोध उसने शक्ति छोड़ी, एक निष्ठुर नाग सी, सासे सी अभी आया इसमें, वह किसले के से अंग वाला कहाँ है? यहाँ कीर्ति चांदनी सी, गंगा जी की धारा सी, मुख बाल रवि सम, सासी से सी सम मैंने लिखा हुआ है। नील गगन सहृदय शांत सा सो रहा, हरिपद कोमल कमल से, गंगा कही है नीर अमृत के सम। इसमें हमारा कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो कि इससे अलग हो। सासेसी, सम, सरिस और सदृश। अब सदृश को ना जैसे के रूप में भी जाना जाता है कि उसके जैसे, जैसे जब हम लिखते हैं तो वह भी हमारा उपमा अलंकार में ही होता है। जैसे को भी हम उपमा अलंकार में ही पढ़ते हैं। जैसे दूसरे पेज पर यहाँ इन्होंने दिखा, देखो, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, इसमें सा दे दिया इन्होंने। लघु तरणी हंसिनी सी, कंचन जैसी, देखो अब इसमें जैसे इन्होंने दिया ना जैसी, तो कई बार ना जैसी भी देते हैं हमें। लावण्य भार थर थर कांपा, कोमलता पर सैस्वर ज्यों। अब इस ज्यों को हम उत्प्रेक्षा अलंकार में करेंगे, क्योंकि ज्यों हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार में ही होता है। अब देखो इसमें हमारा जो उपमा अलंकार के हमने जो भेद किए हैं, ये जो योजक शब्द किए हैं, इसमें सा से सी, सम, सदृश, शरीश और आप जैसे, ये याद करो। ये हमारे मुख्यतः चिन्ह हो जाएंगे जो किसमें लगते हैं? हमारे उपमा अलंकार में। तो इसमें हमें चारों अंग लिखने हैं, उनकी परिभाषा राइट करनी है, उपमा अलंकार का लक्षण लिखना है, एग्जाम्पल लिख के ये समझाना है। और इनसे अलग हमारे जो काफी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें हम मुख्य एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे 5th है, 6th, 7th, 8th, एक एग्जाम्पल इसमें 21 देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल है ये 19 इस पेज पर। फर्स्ट, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, इसमें हमें अभी जैसे बताए 7 एग्जाम्पल ये हैं, और एक एग्जाम्पल हमारा जो स्टार्टिंग में दिया गया वो है। टोटल हमें इसके 8 एग्जाम्पल इसमें राइट करने हैं। अब आते हैं हम दूसरे अलंकार पर, जो नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा हमें पहले समझना कि रूपक अलंकार होता क्या है। जब प्रसिद्ध वस्तु से गुणों की समानता को दिखाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दर्शाने के बदले सीधा आरोपण कर दिया जाता। देखो, किसी सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दिखाने के बदले सीधा आरोपण कर दिया जाता है। आरोपण कैसे, हमें अब नेक्स्ट लाइन में समझ आएगा। वह वहां रूपक अलंकार होता है। परिभाषा नहीं है ये, यहाँ ये बताया कि रूपक अलंकार कहाँ होता है कि जब कोई भी प्रसिद्ध वस्तु है उसके गुणों की समानता को दिखाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दिखाने के बदले सीधा आरोपण कर दिया जाता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? हमारा रूपक अलंकार। अर्थात रूपक अलंकार में दो वस्तुओं और व्यक्तियों में अद्भुतता को प्रकट किया जाता है। नाटक को भी रूपक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का आरोप होता है। जैसे कोई राम का नाटक करता है तो कोई रावण का। जैसे आपने रामलीला देखी हो, रामायण देखी हो, तो उसमें क्या है, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है। तो ये भी क्या है, ये भी रूपक होते हैं। क्यों होता है? मान लो जो व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है वो राम का, अभी जो हमने पढ़ा, समानता नहीं दिखाया बल्कि सीधा आरोपण कर दिया उसने। अब देखते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा। जहां
उपमेय में उपमान का आरोप हो। अभी हमने उपमेय और उपमान पढ़ा पहले, इससे पहले हमने जो अलंकार किया उपमा, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां क्या होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब इसकी मुख्य पहचान क्या है, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, चरण कमल बंदौ हरि राय। चरण कमल यानी चरण रूपी कमलों की, बंदौ वंदना करता हूं, हरि राय यानी भगवान की, यानी कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। अब देखो ये बीच में क्या आया है, रूपी। अलंकार कौन सा कर रहे हैं हम, रूपक। पहचान क्या है, दो मुख्य शब्दों के बीच में योजक चिन्ह यानी कि जो डैश लगी हुई होती है वो इसकी मुख्य पहचान है। जैसे देखो आगे कुछ एग्जाम्पल है। बीती विभावरी जागरी, ये एग्जाम्पल तो हमें राइट करना ही है। आगे देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। यह अंबर पर कुएं का, सितारों पर घड़े का, उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। इन दोनों शब्दों के बीच में भी है, मुख्य रूप से डैश लगी हुई है, तारा रूपी घट के ऊपर भी लगी हुई है, उषा नागरी के बीच में भी है। इसकी मुख्य पहचान ये है कि इसमें ना जो मुख्य शब्द होते हैं उनके बीच में डैश होती है। जिन बच्चों को हिंदी व्याख्या करनी आती है काव्य पंक्तियों की, वो जब हिंदी व्याख्या करेंगे तो बीच में रूपी शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि अलंकार हमारा रूपक। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना लेना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने मांगा था ना चंद्रमा को देकर के, मैं तो इसके साथ खेलना चाहता हूं। तो इसके लिए यहाँ क्या है, दोनों के बीच में तुलना है ना चंद्र और खिलौने की, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। एट्थ एग्जाम्पल देखो, प्रेम सलील से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा। प्रेम रूपी सलील यानी जल से जो बीच अंदर द्वेष है वो सारा उसका जो मैल है वो धुल जाएगा। इसके बीच में भी डैश है, इनके बीच में डैश है, यहाँ भी डैश है, यहाँ भी डैश दे रखी है, यहाँ भी डैश दे रखी है। कोई भी एग्जाम्पल हमें इसमें ऐसा नहीं मिलेगा जहां हमें डैश ना मिले। तो हमें इसमें एग्जाम्पल लिखना, फर्स्ट तो लिखना ही है, बीती विभावरी लिखना है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं सेकंड भी लिखना है, और इस पेज पर ये जो 8th दे रखा है ये भी हमें राइट करना है। नेक्स्ट पेज पर हमें जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। दुख यानी दुख रूपी जल निधि यानी कि समुद्र में डूबी का सहारा अब कहाँ है। तो यहाँ दुख और जल निधि के बीच में डैश दे रखे, तो यहाँ हमारा रूपक अलंकार है। इसकी मुख्यतः पहचान डैश होती है, और जब हम इसमें काव्य पंक्तियों की हिंदी करते हैं तो उसमें हमारा बीच में रूपी का चिन्ह जुड़ जाता है।